Hello students, welcome to the TSN online education platform. Today we'll continue with our last chapter, theme second, writing and city life. This is the last video of this chapter. इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर हम मेसोपोटामिया को ये सोचते हैं कि वो जो मॉडर्न फिनोमिना है उससे अननोन था, उसके बारे में नहीं जानता था, या जो अपना नॉलेज है उसको किस तरह से रिकन्स्ट्रक्ट करना है, उसको कैसे स्टोर करके रखना है, ये नहीं जानता था, तो ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। इसके लिए जो दो एग्जाम्पल दिए हैं जिससे पता चलता है कि किस तरह से उसने अपने नॉलेज को स्टोर करके आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए, उसे संभाल कर रखने के लिए एफर्ट्स लगाए। So come to the page number 46 and the topic is an early library. In the Iron Age, the Assyrians of the north created an empire at its height between 720 and 610 BCE that stretched as far west as Egypt. The state economy was now a predatory one, extracting labor and tribute in the form of food, animals, metal and craft item for a vast subject population. आयरन एज का जो टाइम था उस समय में जो असीरियंस थे उन्होंने नॉर्थ में एक एम्पायर क्रिएट किया था जो कि 720 BC से लेकर 610 BC तक अपनी जो ग्रोथ है उसकी हाइट पर था। बहुत ज़्यादा उसने अपनी उन्नति की थी। उसने अपना फैलाव जो वेस्ट में इजिप्ट तक कर लिया था, यानी इसका एरिया जो था, रीजन था, वो इतने बड़े एरिया में फैला हुआ था। लेकिन उसके बाद में उस जो इकोनॉमी थी उसकी वो बहुत ही बुरे दौर से गुजरने लगी और वहाँ के जो रूलर्स थे वो लोग जो लेबर्स जो पॉपुलेशन थी उससे एक तरह से या तो लेबर या फिर उनसे ट्रिब्यूट लेकर अपना उनसे वसूल कर रहे थे, और जिसमें फूड आइटम्स होते थे या एनिमल, मेटल या फिर कुछ क्राफ्ट आइटम उनसे ज़बरदस्ती लेते थे। द ग्रेट असीरियन किंग who had been immigrants acknowledged the southern region Babylonia as the center of high culture, and the last of them, Assurbanipal, collected a library at his capital, Nineveh in the north. He made great efforts to gather tablets on history, epic, Oman literature, astrology, hymns, and poems. He sent his scribes south to find old tablets because scribes in the south were trained to read and write in schools where they all had to copy tablets by the dozen. There were towns in Babylonia where huge collections of tablets were created and acquired fame. And although Sumerian ceased to be spoken after about 1800 BC, it continued to be taught in schools through vocabulary texts, sign lists, bilingual tablets, etc. So even in 650 BC, cuneiform tablets written as the back as 2000 BC were intelligible, and Assurbanipal's men knew where to look for early tablets or their copies. जो असीरियन किंग्स थे जो कि बहुत महान थे, वो बहुत अलग अलग जगहों से वहाँ पर आए थे। वो बेबीलोनिया को जो कि सदर रीजन में है उसे एक बहुत ही सेंटर मानते थे पूरे वर्ल्ड के लिए हाई कल्चर का। उनमें से जो लास्ट किंग था असुरबेनिपाल, उसने एक लाइब्रेरी बनाने का अपनी कैपिटल में, जो कि निन्वे के नाम से जानी जाती है और ये नॉर्थ में है, तो वहाँ पर उसने बहुत ग्रेट एफर्ट लगाए एक लाइब्रेरी क्रिएट करने का, और उसमें हिस्ट्री, एपिक्स, ओमन लिटरेसी, एस्ट्रोलॉजी, हाइम्स एंड पोएम्स, इनसे रिलेटेड टैबलेट्स को कलेक्ट करने और वहाँ पर उसको एक लाइब्रेरी का फॉर्म देने के लिए उसने बहुत ही कोशिश की थी, बहुत मेहनत की। उसने अपने जो स्क्राइब थे उनको साउथ की तरफ भेजा, क्योंकि उसे पता था कि, या जो स्क्राइब्स हैं उन्हें पता था कि साउथ जो रीजन है वहाँ पर स्कूल्स में इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ट्रेन किया जाता है उस टैबलेट्स को पढ़ने और उन्हें लिखने और उनकी कॉपी बनाने के लिए उन्हें इस तरह से ट्रेन किया जाता है ताकि वो बहुत डजन में टैबलेट्स को कॉपी कर सके, उन्हें पढ़ सके। और बेबीलोनिया में बहुत से ऐसे टाउन्स थे जहाँ पर इस तरह के कलेक्शंस थे, टैबलेट्स, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड टैबलेट्स को कलेक्ट करके रखा गया था या उनकी कॉपीज तैयार की गई थी। और जो सुमेरियन लैंग्वेज थी उस समय तक अराउंड 1800 BC तक
उसमें बोलना या उसका जो प्रचलन था वो बंद हो गया था, लेकिन फिर भी वोकेबलरी के रूप में या फिर जो साइन लिस्ट है उसमें, या जो बाईलिंगुअल टैबलेट्स थी जो कि सुमेरियन और आर्किड लैंग्वेज में थी, उनको पढ़ाया जाता था स्कूल्स में तब भी। तो इसलिए 650 में यूनिफॉर्म जो टैबलेट्स थी, जो कि 2000 BC पहले चलता था, जो लैंग्वेज थी, जो रिटन फॉर्म था, इतने पहले की जो टैबलेट्स थी या उससे पहले जो रिटन फॉर्म था उसको 650 तक भी पढ़ा जा सकता था। इसलिए जो असुरबेनीपाल थे या जो उनके जो स्क्राइब्स थे वो जानते थे कि उन्हें जो टैबलेट्स उन्हें चाहिए या जो नॉलेज उन्हें चाहिए वो उन्हें कहाँ मिलेगा और उनकी कॉपीज़ उन्हें कहाँ मिल सकती, इसीलिए वो मोस्टली सदर्न रीजन में उन्हें भेजा गया था। Copies were made of important texts such as the Epic of Gilgamesh. The copier stamped his name and writing the date. Some tablets ended with the reference of Assurbanipal. I, Assurbanipal, king of the universe, king of Assyria, on whom the gods bestowed vast intelligence, who could acquire the recondite details of scholarly erudition. I wrote down on tablets the wisdom of the god, and I checked and collected the tablets. I placed them for the future in the library of the temple of my god Nabu at Nineveh, for my life and the well-being of my soul, and of sustain the foundation of my royal throne. जो कॉपीज़ तैयार की जाती थी, बनाई जाती थी, उनमें इम्पॉर्टेंट जो टेक्स्ट थे उन्हें लिखा जाता था, उनकी कॉपी किया जाता था। जैसे कि जो गिलगमेश करके जो एपिक है, महाग्रंथ है, वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है। जो कॉपियर्स हैं या जो स्क्राइब्स हैं जो इनको कॉपी करते थे, वो अपना नाम और डेट भी टैबलेट्स पर लिखते थे। और कुछ टैबलेट्स में असुरबेनीपाल जो किंग था उसका रेफरेंस भी दिया हुआ है। जैसे कि लिखा जाता था कि आई असुरबेनीपाल जो कि यूनिवर्स का किंग हूँ और जो किंग ऑफ असीरिया है, उसे गॉड ने बहुत ही इंटेलिजेंस दी है और बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया है, और उसने अपने जो विद्वान हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज प्राप्त किया है और उसको टैबलेट्स में कॉपी करवाया है, टैबलेट्स पे लिखवाया है, जिन्हें उसने अपने जो निन्वे में अपना गॉड है उनके टेम्पल में उन्हें रखवाया है, ताकि वो अपने फ्यूचर के लिए और फ्यूचर के लिए जो जनरेशन है उनकी हेल्प के लिए गैदर करके रखा गया है। और जहाँ रखा गया है वो उनके जो गॉड है नबू, उनके टेम्पल में जो निन्वे में है वहाँ पर उसे रखा गया है। और ये उसने खुद के लिए भी अपने जो अपनी सोल के लिए, अपने जो थ्रोन है उसके लिए भी, और जो उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये काम किया है। मोर इम्पॉर्टेंट देयर वाज cataloging. A basket of tablets would have a clay label that read a number of tablets about exorcism written by X. Assurbanipal's library had a total of some 1000 texts amounting to about 30,000 tablets, grouping according to subject. सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये था कि इन टैबलेट्स को तैयार करना, इसके लिए एक ऐसी बास्केट भर के ऐसे लेबल लगी हुई टैबलेट्स मिली है जिसमें लिखा हुआ है कि n नंबर्स ऑफ टैबलेट्स अबाउट एक्सोर्सिज्म, यानी कि जो तंत्र मंत्र है या जो भूत प्रेत है उसके निवारण के लिए, उसको दूर करने के लिए उन टॉपिक पर लिखी हुई मिली है, और जो कि लिखी है एक्स पर्सन ने, जिसका नाम नहीं है, एक्स पर्सन लिखी है। और उसकी जो लाइब्रेरी थी असुरबेनीपाल की, उसमें वहाँ पर 100 मेन टेक्स्ट्स थे, साथ ही 30,000 टैबलेट्स थी जो कि अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड थी, जिनको उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाया गया था। नाउ द अनदर एग्जाम्पल इज
and an early archaeologist. A man of the southern marshes, Nabopolassar released Babylonia from Assyrian domination in 625 BC. His successors increased their territory and organized building projects at Babylon. From that time, even after the Achaemenids of Iran conquered Babylon in 539 BC and until 331 BC when Alexander conquered Babylon. Babylon was the prime city of the world, more than 850 hectares, with a triple wall, great palaces and temples, a ziggurat or stepped down tower, and a processional way to the ritual center. Its trading house had widespread trailing, and its mathematicians and astronomers made some new discoveries. सदर्न में से जो मार्शस है वहाँ का एक मैन जो कि नबोपोलिसर है, उसने बेबीलोनिया को 625 BCE में असीरियंस डोमिनेशन से फ्री करवाया था, रिलीज़ करवाया था। उसके जो सक्सेसर्स थे उसके बाद में जिन्होंने वहाँ पर रूल किया, उन्होंने अपनी टेरिटरी का और भी ज़्यादा बढ़ाया उसको और कई सारी बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट्स वहाँ पर कंप्लीट करवाए। उस समय से लेकर 539 BCE से लेकर ईरान में जब अकेमेनिड्स जो पर्सन थे उन्होंने बेबीलोन को कॉन्कर किया था, तब से लेकर 331 BC तक जब अलेक्जेंडर ने उसे कॉन्कर किया था, उस टाइम पीरियड में जो बेबीलोन था वो बहुत ही प्राइम सिटी बन गया था पूरे वर्ल्ड के लिए, और उसका जो एरिया था वो 850 हेक्टेयर तक हो गया था। यहाँ ट्रिपल वॉल थी, साथ ही बहुत ग्रेट पैलेसेस थे, टेम्पल्स थे, और एक जिगुराट था, यानी जो स्टेप्ड टावर जिसे कहते हैं, वहाँ पर वो सेंटर था जो रिचुअल सेंटर के रूप में माना जाता था, और वहाँ तक जाने के लिए एक प्रोसेशनल वे बना हुआ था। यहाँ के जो ट्रेडिंग हाउसेस थे उनका जो बिज़नेस था या उनका जो डीलिंग थी वो पूरे वर्ल्ड में होती थी, काफ़ी दूर दूर तक उनका बिज़नेस होता था, डीलिंग होती थी। और जो बेबीलोनिया के जो मैथमेटिशियंस थे या फिर जो वहाँ के एस्ट्रोनॉम्स थे, उन्होंने भी बहुत सारे नई डिस्कवरीज की थी। Nabonidus was the last ruler of the independent Babylon. He writes that the god of Ur came to him in a dream and ordered him to appoint a priestess to take charge of the cult in that ancient town in the deep south. He writes, because for a very long time the office of high priestess had been forgotten. His characteristics features now here indicated I bethought myself by day after day when he says he found the stele of a very early king whom we today date to about 1150 BC and saw on that stele that covered image of the priestess. He observed the clothing and the jewelry that was depicted. This is how he was able to dress his daughter for his consecration on priestess as priestess. वहाँ के एक और रूलर के बारे में बताया है कि नेबोनिड्स जो कि इंडिपेंडेंट बेबीलोन का लास्ट किंग था, उसने एक जगह लिखा कि जो उर सिटी थी उसके जो गॉड हैं वो उसकी ड्रीम में आए थे, और उसने जो एशियंट टाउन है जो साउथ में है वहाँ पर एक प्रिस्टेस को अपॉइंट करने के ऑर्डर दिए, जो कि वहाँ का जो एशियन टाउन है उसका चार्ज संभाल सके, चार्ज ले सके। उसके बारे में उसने लिखा कि ये बहुत पुराने समय की बात है, इसीलिए उसके बारे में सब कुछ भुला दिया गया है कि वहाँ जो प्रिस्टेस होती थी वो किस तरह की होती थी, किस तरह उसका पहनावा था या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस तरह की थी। उसके बारे में उसने बहुत सोचा, डे बाय डे आफ्टर डे उसने उसके बारे में बहुत विचार किया कि किस तरह की जो प्रिस्टेस है वो होगी वहाँ की। इसके बाद में उसने लिखा कि एक बहुत जो ओल्ड किंग थे, स्टार्टिंग अर्ली जो किंग थे उसके डेटेड
उसके टाइम पीरियड का एक स्केल मिला है जिस पर जो प्रिस्टेस है उसकी इमेज को डिपेक्ट किया गया है। उसको उसने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, फिर अपनी डॉटर को उसी के अकॉर्डिंग उसके क्लोथ्स और ज्वेलरी को उस पर पहनाया और उसे एज ए प्रिस्टेस उसने कंसिडरेशन किया उसका, अपनी डॉटर का, और उसे वहाँ का प्रिस्टेस बना दिया। एन अनदर ओकेजन Nabonidus' men brought to him a broken statue inscribed with the name of Sargon, king of Akkad. We know today that the later ruler around 2370 BCE, Nabonidus, and indeed many intellectuals had heard of this great king of remote time. Nabonidus felt he had to repair the statue because of my reverence for the gods and respect for kingship. He writes, I summoned skilled craftsmen and replaced the head. इसी तरह का एक और ओकेजन के बारे में बताया गया है कि जो नबुनेट्स है उसके आदमी उसके पास एक स्टैचू लेके आए जो एक ऐसे पर्सन की थी, ऐसे किंग की थी जिस पे स्टैचू पे उसका नाम और टाइम पीरियड लिखा हुआ था और उसमें उसका नाम सरगोन लिखा हुआ था। और ये जो किंग था वो 2370 BC के पहले उस समय का किंग था, जिसके बारे में जो किंग है उसने और उसके जो कोर्ट में और भी जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो उसकी कोर्ट में जो लोग थे उन्होंने भी उसके बारे में सुना हुआ था। तो उसने ये महसूस किया कि उसे जो स्टैचू है उसे रिपेयर करवाना चाहिए और ये उसका जो किंगशिप है और जो गॉड है उसके प्रति एक सम्मान होगा। इसीलिए उसने सम्मान किया कि जो स्किल्ड क्राफ्टमैन हैं, जो कुशल कारीगर हैं, उनको बुलवाया ताकि जो स्टैचू है उसे रिपेयर किया जा सके, उसके हेड को फिर से बनाया जा सके।